नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से संभावित सूची का नीतीश कुमार को इंतजार है और जैसे ही सूची मिलेगी, राजभवन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूचित कर देंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बिहार में कैबिनेट विस्तार संभव है। जेडीयू से अशोक चौधरी मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी से भी 5 एमएलए एमएलसी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने पहले ही इशारा दिया था कि होली से पहले बिहार में कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार में बाहर लाने के लिए सुशासन बाबू जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों पर है कि 14 या 15 मार्च को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गोलमोल जवाब से इस खबर को और हवा मिल गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में है, देखिए जरा बिहार का सियासी समीकरण। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नौकरियों की बहार है, विकास की तेज रफ्तार है। इस नारे को बुलंद करने या यूं कहें कि धार देने के लिए सुशासन बाबू जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में डबल इंजन की सरकार का विस्तार हो जाएगा। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार लंदन के दौरे पर है। सीएम की स्वदेश वापसी के बाद 15 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय है। कहा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की ओर से कई एमएलसी प्रत्याशी जीत के बाद मंत्री बन सकते हैं। उनमें से एक प्रमुख नाम मंगल पांडे का है, जो पिछली बार की एनडीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों का खंडन तो नहीं किया, बस इतना सा कहा कि इसका अंतिम फैसला सीएम नीतीश कुमार ही करेंगे, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। पूरी तरह के सभी उम्मीदवार ने नामांकन कर लिया है और पूरी तरह एक तरफा ये चुनाव सभी एनडीए के प्रत्याशी जीत जाएंगे। सर, क्या कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर है बिहार में? आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 243। नियमानुसार कैबिनेट की क्षमता है 36। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी जेडीयू कोटे से 3-3 मंत्री बने। हम से 1 मंत्री और 1 निर्दलीय ने शपथ ली। सीएम नीतीश सहित कैबिनेट की संख्या है 9। अधिकतम और मंत्री बनाए जा सकते हैं 27। सीएम नीतीश के सबसे करीबी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से जब पत्रकारों ने विधानसभा के बाहर पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो जवाब दिए चलते बने। बात करें नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों की, तो डिप्टी सीएम सम्राट के पास है 9 विभाग। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास है 9 विभाग। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के पास भी है 6 विभाग। अन्य मंत्रियों के पास भी है 2 से 5 विभाग। जाहिर है मंत्रियों के पास वर्कलोड ज्यादा है। ऐसे में मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार ही एकमात्र विकल्प है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। क्योंकि बिहार विधानसभा के आम चुनाव में करीब 1.5 साल का ही वक्त बचा है। पीएम मोदी का विजन साफ है, जिस योजना का शिलान्यास करो अपने कार्यकाल में ही उसका लोकार्पण भी करो। डायलॉग से ज्यादा डिलीवरी में विश्वास करते हैं पीएम मोदी। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है।
मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। खबर है कि जेडीयू कोटे से वो मंत्री बनेंगे जो महागठबंधन सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन एनडीए सरकार में उन्हें शामिल नहीं किया गया। वहीं बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव से पहले जाति समीकरण साधना है। साथ ही हम के संरक्षक जीतन राम मांझी भी 2 मंत्री पद की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा डबल इंजन की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का होना जरूरी है, तभी मिशन 400 के 10वें हिस्से यानी 40 की 40 सीटें जीतने में एनडीए को कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आगे बढ़ेंगे। बिहार में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान को टिकट मिला है। नवादा, खगड़िया सीट चिराग की पार्टी को मिली है। गोपालगंज और जमुई सीट भी चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है। बीजेपी ने पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी है। यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया गया है। तो बिहार में सीट बंटवारे पर देखिए रास्ता क्लियर हो गया है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह, उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका, पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से एक वकील की मौत हो गई। वहीं कई लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए, जहां वो फिलहाल जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हादसे की यह खबर बिहार की राजधानी पटना की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर काली कोट में नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 2 वकील साथी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दिल दहला देने वाला ये दृश्य पटना सिविल कोर्ट परिसर का है, जहां दोपहर लंच के दौरान बिजली ट्रांसफर में अचानक आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट ने 2 लोगों की जिंदगी को लील लिया। वहीं ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल वो लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वो एफिडेविट जवेंद्र प्रसाद सिंह थे, एडवोकेट, जो कि गेट के पास एफिडेविट वगैरह करते थे। अचानक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट किया। क्या ब्लास्ट किया? ट्रांसफार्मर ब्लास्ट किया। हाँ, जिसके कारण से वो विकलांग भी थे, भाग नहीं पाए और उनका डेथ हो गया और 4-5 लोग जो है इंजरी है। सिविल कोर्ट परिसर में ट्रांसफर का ब्लास्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। जाहिर है बिजली विभाग की लापरवाही से ही इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 वकील की जान चली गई
और कई लोग घायल हो गए। यहाँ टेबल लगाए थे, पहले वहाँ टेबल था, लेकिन बनने के कारण जब उनका सीट चेंज हुआ तो यहाँ टेबल लगाया और अब अनफॉर्चुनेटली समझिए इसको कि अब ट्रांसफार्मर उनके ऊपर गिर गया और वो चले गए। और वो पहले से ही अपंग थे, उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं था। वो नोटरी हैं, वो देवेंद्र नोटरी जी, लेकिन नोटरी का ही काम ज़्यादा करते हैं वो। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है। 5 लोग हुए हैं, 2-3 लोग अभी एडमिट हैं, लेकिन 5 ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ अभी तक कोई बोला नहीं गया है, नहीं अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें हम 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं, और वो बाद में नहीं, अभी चेक काट के यहाँ पर दें उनके फैमिली के नाम से। ठीक है, ये मेरी मुआवजा। 4 आदमी अभी फिलहाल इंजर्ड हैं, जो है ना PMCH में गए हैं इलाज के लिए, पुलिस ले गई है। एक आदमी, एक वकील साहब एक्सपायर कर गए हैं, और हाँ ऑन द स्पॉट जो विकलांग थे, जो चलने फिरने लायक भी नहीं थे। केस मुकदमे की वजह से सुबह से शाम तक हाईकोर्ट सहित सिविल कोर्ट परिसर में काफी भीड़ रहती है। वकील अपने मुवक्किल के साथ आरोपियों की पैरवी करते हैं, वहीं पुलिस भी आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है। ऐसे में बिजली विभाग का दायित्व बनता है कि समय समय पर बिजली उपकरणों की जांच करे और रखरखाव को लेकर कोर्ट प्रबंधन को सूचित करे। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीए कानून को लेकर कहा कि ये देश हित में है। इस कानून से किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होगा। ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। रही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीए के खिलाफ विरोध मार्च की बात को, वो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, ये दुनिया जानती है। आगे बढ़ेंगे। बांका लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले जयप्रकाश यादव को गोड्डा से आरजेडी विधायक रहे संजय यादव चुनौती दे रहे हैं। अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए संजय यादव ने क्षेत्र को लगातार भ्रमण किया है, क्षेत्र का दौरा करने का प्लान तैयार कर लिया है। गुरुवार को गाजे बाजे के साथ बांका लोकसभा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। आपको बता दें कि संजय यादव झारखंड आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं। सभा क्षेत्र के सैकड़ों गाड़ी और गाजे बाजे के साथ लगातार दौरा कर रहे हैं बांका में संजय यादव। और आगे बढ़ेंगे। जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार सहनी ने जदयू से इस्तीफा देकर आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए। राजद कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद अनिल सहनी की अध्यक्षता में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सहनी और उनके समर्थकों को राजद की सदस्यता दिलाई है। और देश भर में सीए लागू हो गया है। इस पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि विपक्ष का विरोध करने का काम है, लेकिन विरोध करने का कोई आधार होना चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग, गैर मुस्लिम और सिख समाज के लोग रह रहे हैं, वहां अल्पसंख्यक हैं, उनके न्याय के लिए अगर कोई कानून बना है तो इसमें शोर मचाने की जरूरत ही क्या है।
बढ़ेंगे आगे। जमुई जिला जदयू व्यावसायिक और उद्योग प्रकोष्ठ द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता बैठक का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता जदयू के विधान पार्षद ललन सर्राफ थे। इस मौके पर ललन सर्राफ ने कहा कि जदयू के विचारों और कार्यक्रमों से जोड़ने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका होगी। हमें इस दिशा में मजबूती से काम करना है। उन्होंने कहा कि जदयू व्यावसायिक और उद्योग प्रकोष्ठ को सुनिश्चित करेगा कि इसकी उपस्थिति बिहार के हर बूथ पर हो। हमें इस बार लोकसभा की सभी 40 सीटें अपने नेता की झोली में डालनी है। वहीं बक्सर जिले के डुमराव के आवासीय टीचर ट्रेनिंग स्कूल के पास बुधवार को सुबह बड़ा एक शव मिला है और इस शव को बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हत्या है या आत्महत्या है या दुर्घटना, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस टीम ने पहुंचकर जब मामले की छानबीन की तो मृतक की पहचान भोजपुर जिले के आयर गांव निवासी राजीव त्यागी के रूप में हुई। वहीं फारबिसगंज के रामपुर चौक के पास ट्रैक्टर और बाइक में हुई टक्कर में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को फारबिसगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों घायल दूल्हे की पिता और भाई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शादी के बाद नरपतगंज के पिठौरा से बाइक पर सवार होकर ये दोनों वापस गाँव जा रहे हैं। ट्रैक्टर और बाइक से 2 आदमी एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें दोनों काफ़ी घायल है। उसको हॉस्पिटल ले आए हैं और थाना में सूचना दी। और ट्रैक्टर वाला क्या हुआ, भाग गया? ट्रैक्टर वाला भाग गया है। ये किस जगह का घटना है? यह रामपुर चौक का घटना है। किस जगह एक्सीडेंट हुआ है? रामपुर के पास। कितने लोग घायल हुए हैं? 2। क्या क्या नाम है? शोभानंद मंडल और मुकेश कुमार। पोजीशन आप देख रहे हैं ना, बहुत खराब है। डॉक्टर इसको रेफर किया है।